हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखा, उसका डेफिनेशन देखा, इम्पोर्टेंस क्या है ये देख लिया। ठीक है, और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो शुरू करते इसमें। तो अभी तक जो भी हमने डेफिनेशन बताया, लगभग 4 डेफिनेशन, उन सभी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ना कुछ मिसिंग था। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन इसका बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट होगा, नियरली परफेक्ट होगा, एग्जैक्ट परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, नियरली परफेक्ट डेफिनेशन होगा। ये आपको आपके एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, केवल इंग्लिश में हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझाएंगे हम अच्छे से और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे सारे थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का। ठीक है, उसको मैथमेटिकली पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसका ओवरव्यू दे देंगे, यानी उसका मतलब क्या होता है ये बता देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। फिर पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लास्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में फिर बता दे रहे हैं, जो एग्जाम में आपको लिखना है वो शुरू के 3 डेफिनेशन है, वही है, आप वही तीनों बस लिखिए। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, जो वर्ड्स को अलग अलग करके थर्म और डायनेमिक्स ये लिख के आइए। ठीक है, बाकी आपको नहीं लिखना है, हम आपके मतलब आपको अच्छे नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स is a branch of science that describes the basic laws and principles governing the transfer and governing नहीं, ट्रांसफर अभी नहीं, governing the processes of transfer and transformation of energy, governing the processes of transfer and transformation of energy। ठीक है, यानी कि ये हो गया। और यहाँ पे कुछ और चीजें जो लिखते हैं इससे एडिशन में, बेसिक लॉज आर फार्मूलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन नेचर while principles as corollaries, सब बता रहे हैं अभी, corollaries, principle as corollaries were deduced डिडक्टेड भी लिख दिए, चलिए डिडक्टेड बाय फॉलोइंग द लॉज। ठीक है, तो लंबा चौड़ा डेफिनेशन इसलिए होगा क्योंकि इसमें सारी चीजें आनी थी। ठीक है ना, तो लंबा चौड़ा होना ही है। ठीक है, तो
क्या हमने लिखा, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स एक विज्ञान की एक शाखा है जो डिस्क्राइब करता है, दैट डिस्क्राइब्स बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल, बेसिक नियमों और सिद्धांतों को डिस्क्राइब करता है जो गवर्न करते हैं, यानी जो चलाते हैं, एक तरह से गवर्निंग द प्रोसेसेज, जिनके आधार पर प्रोसेसेज चलते हैं, प्रोसेसेज होते हैं, यानी प्रक्रम होते हैं ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई मतलब एनर्जी का ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी तरीके से होगा और वो तरीका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे, फिर आगे और अच्छे से बताएंगे प्रोसेस का एक फॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन अभी के लिए समझिए कि मतलब अगर एक चेंज हो रहा है किसी चीज में, एक जैसे मेरे में ही एक जैसे कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन एक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो होगा और जाहिर सी बात है एनर्जी ट्रांसफर जरूर हुआ होगा, ठीक है ना, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस हुआ है उसको जो चलाने वाले, उसको गवर्न करने वाले कुछ नियम और सिद्धांत हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब करता है थर्मोडायनेमिक्स, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को बताता है। ठीक है ना, और एक और चीज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप एमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज, जो पहले वीडियो में बताए थे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज के प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन को भी बताता है, वो इसी में आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो ऊर्जा के ट्रांसफर यानी स्थानांतरण और परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में जो होने में जो प्रोसेस लगता है, जो भी प्रोसेस होता है वो कोई ना कोई उसका नियम और सिद्धांत होगा। ठीक है ना, तो उस नियमों और सिद्धांतों को जो डिस्क्राइब करता है साइंस, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली देखिए क्या है, ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, अब जो आगे लिखा गया बहुत सैलिएंट पॉइंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको सैलिएंट बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, बेसिक लॉज आर फार्मूलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन नेचर, यानी जो बेसिक लॉज जो है, जो नियम है, वो कैसे फार्मूलेट किए गए हैं, कैसे इनको बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन इन नेचर, यानी कि जो नेचर में हमने ऑब्जर्व किया है उसी से बना है। यानी कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स के नियम थे वो ऐसा नहीं है कि वो हमने बनाए या नए हैं हमारे लिए। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब से यूनिवर्स बना तब से ये नियम चल रहे थे, और जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा था इन नियमों के आधार पर ही चला आ रहा था। वो तो हम लोग जानने लगे बाद में, तो उसका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो बेसिक लॉज आर फार्मूलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इन नेचर वाइल प्रिंसिपल, जबकि जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत जो हैं, एज कोरोलरीज, ये कोरोलरी का मतलब होता है निष्कर्ष हैं। ये क्या है, कोरोलरीज है, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है, वो निष्कर्ष हैं, जो कि वेयर डिड्यूसेड यानी डिडक्टेड बाई फॉलोइंग द लॉ, यानी इन नियमों का पालन करके एक मैथमेटिकल डिडक्शन प्रोसेस होता है, उसके द्वारा निष्कर्ष निकाले गए, वही निष्कर्ष जो है वो प्रिंसिपल कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो इन बेसिक लॉ और प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहीं पे आपका मतलब एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स ओवरव्यूड हो गया। आप मतलब ऊपर ऊपर से समझ गए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अब उसकी इक्वेशन पढ़ते रहिए कोई बात नहीं, लेकिन यहीं पे आप समझ जाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या, हमको पढ़ना क्या है। तो बेसिक लॉ हमने फार्मूलेट किए ऑब्जर्वेशन करके। वो बेसिक लॉज क्या क्या है, वो बेसिक लॉज है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनको हमने कहा। ठीक है, तो वो बेसिक लॉज क्या हैं, बेसिक लॉज
बेसिक लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक लॉज हुए। अब इसके बाद सिद्धांत कई सारे बनाए गए, मतलब इनके आधार पर कई सारे सिद्धांत बनाए गए। कुछ सिद्धांत हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट, ये पहले मैं बता दी, अब उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप उसमें जो बताएं वही। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसका ये निष्कर्ष निकला, ये सिद्धांत इस पर बना कि वही ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि और भी निष्कर्ष ये निकला, एक कोरोलरी की मतलब हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टिबल है, यानी कि हीट को वर्क में, वर्क को हीट में बदला जा सकता है, ठीक है, या एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। इन्हें साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा, इन्हें साइक्लिक प्रोसेस, यानी ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक बस आप इतना जानिए। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और ऊर्जा एक किसी सिस्टम की या किसी भी पदार्थ की मतलब क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है। ये सब बताया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सिद्धांत है, ठीक। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इससे एंट्रोपी का पता चलता है, और इसके कुछ निष्कर्ष ये निकाले गए कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यही समझिए कि कोई भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको ऊपर वाले को लिख लीजिएगा, फिर हम यहीं पे लिख के बताते हैं। कोई भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस का मतलब जो नेचर में होता है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस जिसमें हम कोई बाध्यता नहीं करते हैं, अपने आप जो होता है, नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस। ठीक है। इसके पहले क्या कि सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का था, सेकेंड लॉ कहता है कि एनर्जी के पास क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होता है। कोई भी एनर्जी है उसके पास क्वांटिटी के साथ साथ, क्वांटिटी यानी मात्रा के साथ साथ क्वालिटी भी होता है उसके पास। क्वालिटी मतलब गुण भी होता है। क्वालिटी का मतलब या फिर गुण कहिए, या फिर एक तरह से उसका अच्छा गुण की बात कहेंगे। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल प्रोसेस में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस या कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है, जैसे कि हम बताएं कि एक गरम कप है, गरम मतलब एक कप में गरम चाय रखी हुई है, तो वो अपने आप क्या होगी, ठंडी ही होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर उतना ठंडा कप आप दूसरा कोई मतलब ठंडा हो जाए और फिर उतना ठंडा जितना ठंडा हुआ उतना वो कप लाइए, वो अपने आप गर्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि किसी कमरे में रखा हुआ गरम जो है चाय, वो ठंडा ही होगा अपने आप, ये नहीं होगा कि वो गर्म हो जाए। अपने आप की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है कि ये क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो
एनर्जी के हायर क्वालिटी से लोअर क्वालिटी की ओर होता है। कहने का मतलब जो हाई टेम्परेचर पर एनर्जी होता है उसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए 2 जूल आपके पास या 22 किलो जूल आपके पास एनर्जी है और वो अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और वहीं 2 जूल की आपके पास 2 किलो जूल की एनर्जी है और वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसमें क्वालिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और इसमें क्वालिटी कम होगा। तो जो प्रोसेस होगा वो यहाँ से यहाँ की ओर होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होगा मतलब हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी की ओर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या फिर हीट ट्रांसफर आप कहें, यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही होगा, ठीक है ना। ये बाध्यता, ये नेचर का नियम है और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यानी ये बताता है कि प्रोसेस किस दिशा में होगा। कोई भी प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ से कहाँ की ओर होगा। जैसे कि हम बूढ़े ही होते हैं, हम कभी जवान नहीं होते समय के साथ, और समय हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं चलता है। आपको ये अब्स्ट्रैक्ट लग सकता है लेकिन ये सभी क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है कि समय हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यूनिवर्स की, इसीलिए समय भी क्या हो रहा है, यूनिवर्स का आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप डिक्रीज कर पाए, आपके पास कोई ऐसा चीज है तो आप पीछे भी जा सकते हैं समय में, ठीक है ना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ज़्यादा मत सोचिएगा उस पर। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होता है एनर्जी में, ठीक है। यानी कि हमेशा जो होता है, यानी हम बूढ़े ही होंगे, समय हमेशा आगे ही चलेगा, पीछे नहीं चलेगा, ठीक है। और हमारा बाल हमेशा मतलब बाल ग्रो करेगा वो भूरा ही होगा, ग्रे ही बनेगा, मतलब सॉरी वाइट मतलब ग्रे कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो हेयर जो है ग्रे होता है, ठीक है ना, वो फिर से मतलब वो काला नहीं होगा, ठीक है। हम बूढ़े ही होंगे। चाय जो अगर रखी हुई है कहीं पर गर्म चाय, तो वो ठंडी ही होगी, समय के साथ वो अपने आप गर्म नहीं होगी। तो ये सभी नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं इनका डायरेक्शन बताता है वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके कंक्लूजन्स जो हैं, कोरोलरीज हैं, वो ये बताते हैं, ठीक है। और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और कोरोलरी है कि आप कोई हीट इंजन बनाते हैं तो 100% इफिशियंसी आप नहीं प्राप्त कर सकते, 100% इफिशियंसी नहीं आप गेन कर सकते, ठीक है, ठीक। उसके बाद थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को, यानी एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, यानी जीरो वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। और ये भी बताता है कि जीरो वैल्यू आप नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। जब डिस्कस करेंगे इसको तो फिर से बताएंगे उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर मतलब एक डिफिनीशन, ठीक। तो अब जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों को लंबा न खींचते हुए आप चलते हैं, वैसे ही ज़्यादा लंबा हो गया है। अब जो है आपके मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ने का क्या क्या तरीका है, तो अप्रोच होता है थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने का, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अप्रोच टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स, टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स का दोनों की सब्जेक्ट है। तो अप्रोच क्या रहेगा स्टडी करने का हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ही क्या और भी फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं और भी सब्जेक्ट, सबके पढ़ने का एक अप्रोच होता है, ठीक है। अप्रोच होने का मतलब बोर्ड ही लीजिए, तो बोर्ड ही क्या बना है, मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने, एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अगर और आगे जाया जाए, स्टैंडर्ड मॉडल को पढ़ा जाए तो उसके आधार पर क्वार्क से बने होते हैं। तो इस तरह से मतलब अगर हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है ना, यानी एक एक मॉलिक्यूल को देखेंगे, एटम्स को देखेंगे,
ठीक है ना। तो वो स्टडी अलग कहलाता है। और इसके एक होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से चिकना है, ठीक है ना, ऐसे है, मतलब यहाँ पे लिखावट हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं, उसका एक और मतलब होता है। तो दोनों स्टडी को क्या होते हैं, दोनों स्टडी को हम बता दें क्या बोलते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ये एक रफ एग्जाम्पल था आपके लिए बोर्ड वाला, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्या होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसी को बोलते हैं, या फिर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, या फिर इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो हमारे पास अप्रोच क्या है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का, स्टडी करने का। पहला है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बोला गया, माइक्रोस्कोपिक MA है, देखिएगा, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर क्लासिकल, इसी को थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। अगर थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के आधार पर पढ़ रहे हैं तब। देखिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच केवल थर्मोडायनेमिक्स में नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी लागू होता है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ले रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या फिर बोलेंगे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसको बोलते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब इनका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझिए इनका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ही, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं कि प्रेशर मेजर करना, तो प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं, अभी प्रेशर मेजर करने के लिए छोड़िए। अभी आप ये समझिए कि हम इसमें मॉलिक्यूल्स का मतलब एक तरह से इस सिस्टम का स्टडी करना चाहते हैं। इसको समझिए, सिस्टम है, इसका स्टडी करना चाहते हैं। तो स्टडी करने का मतलब क्या कि इसमें जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनके मोशन का स्टडी करना, उनके मतलब कैसे मोशन कर रहे हैं, क्या वेलोसिटी है, किस तरह जा रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो एक एक मॉलिक्यूल को लिया जाए तो एक मॉलिक्यूल के कितने मोशन होते हैं, एक मॉलिक्यूल कितने तरह से मोशन कर सकता है, तो उसकी 6 गतियां होंगी। 3 जो है ट्रांसलेशन मोशन, 3 तरह से, 3 एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आप एक्सिस ना डिफाइन करेंगे XYZ, ठीक है। तो इनके अबाउट, इनके अलांग, या फिर आपके लिए ज्यादा हो सकता है, चलिए समझ लीजिए। इनके अलांग क्या हो गया, 3 तरह के ट्रांसलेशन मोशन और 3 तरह के रोटेशनल मोशन। तो एक मॉलिक्यूल का 6 जो है आप इक्वेशन लिखेंगे मोशन का, यानी कि जो भी गति कर रहा है एक मॉलिक्यूल उसके 6 गतियां हैं, मतलब 6 तरह की गतियां, तो 6 इक्वेशन आपके लिए पास होंगी। और मान लीजिए n मॉलिक्यूल है तो n हो गया, इतने इक्वेशन आपके पास हो गए, क्योंकि पूरे सिस्टम का आप स्टडी करना चाहते हैं तो जितने मॉलिक्यूल है उतने। लेकिन अगर एक ही मोल अगर गैस की बात करें तो आपके पास कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी कि आप देखें ध्यान से तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻23 होता है उसमें। यानी बहुत सारी इक्वेशन को आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको डील करना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो न लेके हम ये मानते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप ले लेते हैं और देखते हैं कि वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं एक ग्रुप में सेम पैटर्न को आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल किया जाएगा तो आप देखेंगे कि वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका स्टैटिकल एवरेज ले लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप का मतलब इसमें से जो 23 जो थे मॉलिक्यूल 10⁻23 उसमें से कुछ ग्रुप होगा जो कुछ स्पेशल बिहेवियर करेगा, मतलब एक तरह का मोशन करेगा, ठीक है ना। वो स्टैटिकल मैथमेटिक्स में आता है, वो आप समझ पाएंगे जब स्टैटिकल समझ पाएंगे, स्टैटिकल मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब स्टैटिकल एवरेज ले लिया जाता है और देखा जाता है कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, उसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। और उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी कि जब स्टैटिकल एवरेज ले लिया जाए। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो बीच में कुछ गैप भी तो होंगे कुछ, क्योंकि खाली स्थान होता है कि नहीं। आप यूनिट सेल देखिए तो उसमें भी खाली स्थान होता है, तो उन खाली स्थान को भूल करके हम मानते हैं कि ये कंटिन्यूअस मीडियम का बना हुआ है, यानी कहीं भी कुछ भी खाली नहीं है, कहीं भी कुछ भी खाली नहीं है। उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस। और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस फॉलो ही करता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। जो हाइपोथेसिस को फॉलो करता है कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस को ही फॉलो करता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जहां कहेंगे वहां आप मान के चलेंगे कि कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस फॉलो होता है। यानी आप मैटर को क्या समझेंगे, इसमें कोई मॉलिक्यूल या कुछ भी नहीं आप मानेंगे, आप ऐसे समझेंगे कि हर जगह मैटर है इसमें, यानी इस सिस्टम में हर जगह मैटर है। तो हमेशा कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस नहीं लगता है, इसीलिए ना इसका जरूरत पड़ा। लेकिन जो हम पढ़ेंगे उसमें पूरे में कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस लगेगा। तो अगर हम प्रेशर मेजरमेंट की ही बात करें, देखिएगा जैसे प्रेशर को मेजर करने में कैसे हम जान पाते हैं कि कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस है, मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक है कि माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्कोपिक होगा जैसे क्या है कि हमको अगर प्रेशर इसमें मेजर करना हो तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक गेज लगा देते हैं, बोर्डन गेज आप लोग जैसे नाम सुने, तो गेज लगा देंगे तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा इस पर कुछ फोर्स लगेगा इसके, तो उस पर जो टाइम एवरेज फोर्स रहेगा, यानी कुछ समय थोड़ा रुक लेंगे देख लेंगे और उस पर कुछ फोर्स लगेगा। अब फोर्स अपॉन एरिया हम क्या कहते हैं, प्रेशर है। प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया, तो टाइम एवरेज जो लगा फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपली हमने प्रेशर मेजर कर लिया, यानी इसमें इसका जो प्रेशर था वो मेजर कर लिया हम बिना जाने कि इसमें मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे। मॉलिक्यूल कुछ भी कर रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमने माइक्रोस्कोपिकली यानी कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस को समझ के कि मीडियम क्योंकि कंटिन्यूअस मान के हमने जान लिया कि प्रेशर क्या होता है, वो गेज से नाप लिया, तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गया। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वही जब ध्यान देंगे तो माइक्रोस्कोपिकली जो प्रेशर होता है वो ये होता है जो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो अटैक करते हैं वॉल्स पर, उनमें उनसे क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है, तो वही मोमेंटम ट्रांसफर होता है, वही जो है जन्म देता है प्रेशर का। यानी जो दीवार पे प्रेशर लग रहा होगा वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है। जो इसमें मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे दीवार से, और दीवार से जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनका मोमेंटम चेंज होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को फिर एरिया से हम भाग दे दें तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर मिल जाएगा। तो एक्चुअली में प्रेशर क्या है, एक्चुअली में मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप सोचेंगे तो वो क्या है, वो जो मॉलिक्यूल जो दीवार से टकरा रहे हैं उसके बाद जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर अपॉन एरिया प्रेशर है। लेकिन बाहर से हम देखें तो यहाँ पे कुछ एरिया, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो जो होगा
गेज जो हम लगा रहे हैं, गेज बता दे रहा है कि ये जो प्रेशर होगा इसमें कितना होगा, क्योंकि इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा होगा अपन एरिया जो होगा वो प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर पढ़ने का। तो माइक्रोस्कोपिक में हम मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं उनका जो आपस में जो खेल है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम बस ऊपर ऊपर से समझेंगे, पूरा एज ए होल देखेंगे और मान लेंगे, हम मान के चलेंगे कि हर जगह क्या है, एवरी पॉइंट पर जहां भी आप सोचिए ये पॉइंट लीजिए तो यहाँ पर भी मैटर है, वो खाली नहीं है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सॉरी, और कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमारा जो भी स्टडी होगा वो इस आधार पे होगा। तो हम क्या मानेंगे, और ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ये एप्लीकेबल है, मतलब हर इंजीनियर, लगभग हर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस लगता है। ठीक है ना, यानी कि हम उसके मॉलिक्यूल पर न जाकर अंदर क्या चल रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम ऊपर से ही सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर भी ऊपर से ही मेजर करेंगे एक मेजरिंग डिवाइस लगा के, जिसको थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो वो भी हमको नहीं पढ़ना है, वो चीजें हमको मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हमको नहीं जाना, हमको ऊपर ऊपर ही पूरा देखना है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक कभी नहीं पूछा माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। तो समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कि हम ऐसा मानते हैं कि जो मीडियम है उसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्क्रीटनेस है, डिस्क्रीटनेस का मतलब कहीं कहीं पर खाली जगह होता है, वो जगह नहीं है, बल्कि हर जगह पर पदार्थ है, मटेरियल या मैटर है, हर पॉइंट पर मैटर है, ऐसा मान के जो स्टडी किया जाता है उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, जिसका आधार कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चल रहा है, यानी हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर लेवल पर उनका क्या बिहेवियर है, हर मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस आधार पर जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ स्टडी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है वो अप्रोच जिसको स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अप्रोच है। जैसे हमने प्रेशर का एग्जाम्पल दिया, तो प्रेशर को अगर हम गेज द्वारा मेजर कर लेते हैं तो वो क्या हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, हमने गेज से मेजर कर लिया। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल जो कोलिजन करते हैं, दीवार से टकराते हैं, जो अणु जो टकराते हैं दीवार से, तो उससे क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। मोमेंटम ट्रांसफर आप समझते हैं, m/v संवेग का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब m/v रहेगा, कुछ टकराएगा तो उसका वेग बदल जाएगा, किधर की ओर, दूसरे ओर चला जाएगा, तो संवेग परिवर्तित हो गया। और वही संवेग परिवर्तन जो है वो आता है, वही संवेग परिवर्तन फोर्स के रूप में लगता है दीवार पे, और वही कहलाता है हमारा प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रोच जो हो गया स्टडी, थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग है उसका डेफिनेशन क्या होगा। यानी कि उष्मा इंजीनियरिंग। तो उष्मा इंजीनियरिंग क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग यानी कि उष्मा इंजीनियरिंग क्या है। तो थर्मल इंजीनियरिंग क्या है, एक एनर्जी साइंस है। ठीक है ना, एक इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है। ठीक है ना, ये क्या है, इंजीनियरिंग साइंस है। वो मतलब कौन सा बोलते हैं कि वो प्रॉपर साइंस नहीं है, थर्मल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइंस है। ठीक है ना, ये क्या है, इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है। जब पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, उष्मा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है
उष्मा इंजीनियरिंग, ठीक है, बड़ी या छोटी कोई भी इंजीनियरिंग, अच्छा बड़ी ही लिख दे, उष्मा इंजीनियरिंग जो भी लिखिए, ठीक है। चलिए हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कौन सा सही है। तो उष्मा इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है, ठीक है। चलिए बोल लेते हैं, लिखते नहीं हैं, आप लोग लिख लेंगे। थर्मल उष्मा इंजीनियरिंग जो होगा इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है, ठीक है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। जिसमें अध्ययन क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज हैं। वर्क प्रोड्यूसिंग मतलब कार्य उत्पादक, यानी कि ये कार्य उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज, वर्क डिवाइस मतलब युक्तियां होती हैं, डिवाइसेज मतलब युक्तियां। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज यानी कार्य उत्पादक युक्तियां, और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज यानी कि वर्क कंज्यूमिंग यानी कि कार्य शोषक युक्तियां, शोषित या शोषक कहिए, कार्य को ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो इनके प्रिंसिपल को समझने में, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, यानी वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या किया जाता है कि उष्मा इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसमें अनुप्रयोग किया जाता है क्या, कि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का, थर्मोडायनेमिक्स के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग करके, थर्मोडायनेमिक्स के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज के वर्किंग प्रिंसिपल को समझा जाता है। और साथ ही साथ वर्किंग प्रिंसिपल को समझ के वर्किंग प्रिंसिपल को समझा जाता है, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, और साथ ही साथ इसके इफिशियंसी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इन्हीं नियमों या सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके, ठीक है। यानी थर्मोडायनेमिक्स के नियमों और सिद्धांतों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल करके जो वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज होंगी, इनके एक वर्किंग प्रिंसिपल को समझा जाएगा, और साथ ही साथ इनके इफिशियंसी यानी कि दक्षता को बढ़ाया जाता है, बढ़ाए जाने का प्रयास भी किया जाता है। बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि हमेशा ट्राई ही किया जाता है कि कितना से कितना हम जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बोल लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके वर्क कंज्यूमिंग तथा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज के वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्य प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ उनके दक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यानी वो डिवाइसेज हैं, उन्हीं के इफिशियंसी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, इसमें भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब जो है आगे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, पहला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पूरा बिल्कुल जो है 2 लेक्चर में अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स का डिटेल एनालिसिस कर लिया, ठीक है ना, और साथ ही साथ थर्मल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन देख लिया। अगला हमारा जो है, अगले में पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिस्टम का डेफिनेशन,
एंड सराउंडिंग क्या होता है, एंड सराउंडिंग्स और बाउंड्री क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं और सराउंडिंग्स को परिस्थान या वातावरण कहते हैं, परिस्थान या वातावरण कहते हैं। ठीक है, और बाउंड्री को हम लोग सीमा कहते हैं हिंदी में। तो इन तीन चीज़ों को हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।